मित्रों नमस्कार। अच्छा निबंध कैसे लिखें, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है। अच्छा निबंध कैसे लिखें, तो मैं सबसे पहले आपको निबंध का अर्थ बताऊंगा, उसकी परिभाषा बताऊंगा, उसके प्रकार बताऊंगा, फिर बताऊंगा मैं आपको अच्छा निबंध कैसे लिखें। तो पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक कहीं जाइएगा नहीं। एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कंपटीशन में भी बहुत आता है। निबंध कई परीक्षाओं में, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी निबंध लिखने के लिए आता है और इंटरमीडिएट में खास करके हिंदी में बच्चे बहुत प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो आज उन्हीं समस्याओं को हम हल करेंगे और देखेंगे कि निबंध हम कैसे लिखते हैं, निबंध अच्छा कैसे लिखें, निबंध में आकर्षण शक्ति कैसे पैदा करें, एक निबंध को आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है। इन सब टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम निबंध का अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, निबंध, इसको पहले हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। शब्द आखिर क्यों बना, तो निबंध को हम सीधे सीधे निधन बंध लिख देंगे। ठीक है, अब कुछ लोग निबंध लिखते हैं, नहीं, निबंध या निर्बंध नहीं होता है, निबंध होता है, जैसा कि हमने लिख दिया है। ठीक, तो निबंध होता क्या है, सम्यक रूप से यानी कि भली भांति नियमों से जो बंधा हुआ या कसा हुआ हो उसे हम निबंध कहते हैं। गद्य की वो विधा जो सम्यक रूप से नियमों से बंधी हुई होती है, नियमों से कसी हुई होती है, जिसमें चुने हुए शब्दों में लेखक किसी एक विषय पर अपने विचारों को प्रकट करता है, हम उसे निबंध कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध गद्य की कसौटी है। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो हिंदी के एक बहुत बड़े आलोचक हैं, प्रसिद्ध आलोचक हैं। उन्होंने कहा था निबंध गद्य की कसौटी है। तो निबंध का अर्थ हमने समझ लिया, चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर अपने विचारों को प्रकट करना ही निबंध है। निबंध का शाब्दिक अर्थ सम्यक रूप से या भली भांति नियमों से बंधी हुई रचना निबंध कहलाती है। आचार्य शुक्ल ने कहा निबंध गद्य की कसौटी है। अब हम समझ गए निबंध क्या है। नियमों से जो बंधी हुई या कसी हुई रचना है उसको हम निबंध कहते हैं। अब निबंध के अंग क्या क्या होते हैं, इसके हम अंगों के बारे में चर्चा कर लें अगर, तो इसके अंग 3 होते हैं। 3 अंग निबंध के होते हैं। पूरा निबंध 3 अंगों पर आधारित होता है, प्रारंभ, मध्य और अंत। ठीक है, प्रारंभ को हम क्या कहते हैं, ये हमारी हो जाती है प्रस्तावना, ये हमारा प्रस्तावना, या जिसको हम परिचय भी बोलते हैं। ये परिचय पहला भाग इसका क्या होता है, निबंध के 3 भाग होते हैं या 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 बिंदुओं के आधार पर पूरा निबंध बंधा हुआ होता है। तो पहला अंग इसका क्या है, निबंध का प्रस्तावना या परिचय, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इससे पहले हमें रूपरेखा बनानी होती है। रूपरेखा, इस रूपरेखा के आधार पे हम इन तीनों अंगों को सजाते हैं, संवारते हैं और सोचते हैं, विचारते हैं, फिर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी निबंध को लिखने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। किसी भी मकान को बनाने से पहले जिस प्रकार उसका नक्शा, उसका मैप तैयार कर लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी निबंध को लिखने के लिए उसका मैप, उसका नक्शा, उसकी रूपरेखा तैयार कर ली जानी चाहिए। तो उस रूपरेखा में ही 3 अंग आते हैं। रूपरेखा हम तैयार करेंगे तो इन 3 अंगों पर विशेष करके हम ध्यान देंगे। आवश्यक नहीं है कि निबंध में हेडिंग्स ही हों, हेडिंग्स हों, बहुत सारी हेडिंग्स हो, ढेर सारी हेडिंग्स। बिना हेडिंग्स का भी निबंध हो सकता है, कोई हेडिंग नहीं है, लेकिन उन हेडिंग्स के माध्यम से हमको लिखना है। उन हेडिंग्स को ध्यान में रख करके उसको इस श्रृंखला में जोड़ना है कि कहीं से भी कोई कड़ी अलग से नजर ना आए, कि हम निबंध लिख रहे हैं उसकी तारतम्यता समाप्त हो जाए। एक से एक गद्यांश से एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ मिलता जुलता नजर आया और एक श्रृंखला बनाता हुआ, एक सीढ़ी बनाता हुआ वो चला जाए, तो वो अच्छा निबंध माना जाता है।
तो प्रस्तावना या परिचय होता है। दूसरा इसका क्या होता है, बीच में मध्य भाग या विस्तार या प्रसार जिसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये मध्य भाग होता है, इसी को हम विस्तार कहते हैं, इसी को हम प्रसार कहते हैं। यानी यहां पर जो मध्य भाग विस्तार या प्रसार है उसको हम शरीर कहते हैं। अपना पूरा ज्ञान उपस्थित करना होता है इसमें, इस मध्य भाग में अपना पूरा ज्ञान उपस्थित करना होता है। प्रस्तावना में सबसे पहले तो हम परिचय देंगे कि आखिर हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उस टॉपिक का आधार क्या है, यानी उसका परिचय स्पष्ट करना होता है कि हमको कहना क्या है। हम उस निबंध को, जिस निबंध को लिखना चाह रहे हैं, जिस शीर्षक पर हम निबंध लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें वहां पर यानी कि इस परिचय में, इस प्रस्तावना में ये तय करना होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, हम स्पष्ट क्या करना चाहते हैं। आखिर जिस शीर्षक पे हम निबंध लिख रहे हैं, जिस शीर्षक पे हमारे निबंध का ताना बाना बुना है, उस शीर्षक के बारे में हम पूरी चर्चा किस प्रकार करेंगे, उस शीर्षक का परिचय क्या है, शुरुआत कहां से हुई है और हम कहना क्या चाहते हैं उस शीर्षक के माध्यम से, तो ये परिचय या प्रस्तावना में हमको डाल देना होता है। किसी भी चीज का, अभी हम नारी शिक्षा ले लें तो पहले कोई भी अगर हमको जो जिस टॉपिक पे या जिस शीर्षक पे निबंध लिखना है, सबसे पहले उस टॉपिक का शाब्दिक अर्थ और व्यापक अर्थ बता देना होता है। शाब्दिक अर्थ, व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ, इस प्रकार हमको बता देना होता है। दीपावली निबंध आ गया, हमको दीपावली पे लिखना है, तो सबसे पहले दीपावली को दीपावली क्यों कहा गया, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसका संधि विच्छेद शब्द का क्या है, दीपावली का अर्थ क्या हुआ, आशय क्या हुआ, ये सब स्पष्ट कर देंगे और हम कहेंगे क्या दीपावली में, ये हमको स्पष्ट करना होता है। ठीक है। इसके बाद जो मध्यभाग विस्तार या प्रसार आता है, इस मध्यभाग विस्तार या प्रसार को हम शरीर कहते हैं। किसका, निबंध का एक शरीर होता है, ये निबंध का ये शरीर होता है। ठीक है। अगर ये गड़बड़ हुआ यानी कि पूरा शरीर है, अपना पूरा ज्ञान, एक लेखक को पूरा ज्ञान, यहां पे पूरा ज्ञान दिखाना होता है, उस लेखक को पूरे विचार अपने इस भाग में प्रकट करने होते हैं। ये सबसे बड़ा भाग होता है निबंध का, मध्य भाग सर्वाधिक बड़ा होता है। इस मध्य भाग में ही सब कुछ हमको पिरो देना होता है, इस मध्य भाग में सारे विचारों को प्रकट कर देना होता है। ठीक है। तो मध्य भाग को हम क्या समझें, मध्य भाग को हम निबंध का शरीर समझें। ठीक है। क्योंकि यहीं पर हमें उस निबंध के बारे में अपना पूरा ज्ञान वहां पे लगा देना है, इस मध्य भाग में ही। इसलिए निबंध का मध्य भाग जो है वो कहलाता है शरीर या उसका अवयव या उसका कलेवर। इस कलेवर को हमको अच्छे से ढालना है, प्रस्तावना को अच्छे से ढालना है, निबंध हमारा तैयार हो गया। बात अब करते हैं तीसरे भाग की बात करते हो, तो ये आपका उपसंहार होता है, जिसको हम निष्कर्ष भी कहते हैं, ये उपसंहार निष्कर्ष होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस उपसंहार में, इस निष्कर्ष में हमको करना ये होता है कि हमें जो भी हमने जितना भी प्रस्तावना से लेकर के इस मध्य भाग के विस्तार तक हमने जो कुछ भी कहा है, उसका एक बार सिंहावलोकन होता है। ठीक है। और सिंहावलोकन का मतलब होता है विवेचित सार। इसका हमको विवेचित सार लिखना है, सार माने सारांश, विवेचित सारांश लिखना है। यानी हमने उसमें क्या कहा है, ये हमको सारा का सारा निष्कर्ष निकाल के दे देना है। जैसे कि नारी शिक्षा पे हम कोई निबंध लिख रहे हैं, तो अंततः हमको ये समझाना है, इस प्रकार उपसंहार में समझाना है कि इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय नारी की शिक्षा व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी की होनी चाहिए। यानी कि पूरा का पूरा हमें इस मध्य भाग के विस्तार में जो हमने कहा है, जो हमने लिखा है, जो हमने अपने भावों और विचारों को प्रकट किया है इस निबंध के शरीर में, उसी को ले जाकर के अंत में हमको विवेचना कर लेनी है, अंत में हमको निष्कर्ष निकाल देना है कि हमने आखिर क्या कहा है। ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि निबंध का अर्थ क्या है और निबंध के अंग या भाग कितने होते हैं। ठीक। अब चलिए हम आपको समझा देते हैं कि निबंध का है प्रकार, कितने प्रकार के निबंध होते हैं वो हम समझा देते हैं।
अब प्रकारों की अगर बात करें हम, तो निबंध के कोई निश्चित तो प्रकार है नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रकार बता देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के निबंध होते हैं। एक तो वर्णनात्मक होता है, दूसरा विचारात्मक और तीसरा आख्यानात्मक। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत सारे इसके भाग कर दिए, किसी ने ललित निबंध भी कर दिया है, कोई व्याख्यात्मक विश्लेषणात्मक निबंध करता है। तो इसके प्रकार कई प्रकार के, लेकिन जो मुख्य प्रकार हैं मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। पहला प्रकार, निबंध का पहला प्रकार जो है ये है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, इसी को हम क्या कह लेते हैं, विवरणात्मक निबंध। यही विवरणात्मक निबंध होता है। तो आप समझ गए ना, वर्णनात्मक वर्णन, विवरणात्मक विवरण। यानी कि हम इसमें किसी भी शीर्षक को विवरणात्मक ढंग से लिखते हैं, किसी भी शीर्षक का वर्णन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं, तो जो लिखा जाने वाला है होली, दिवाली, होली, दिवाली, यात्रा वृत्तांत, मेरा भारत, यात्रा वृत्तांत, मेरा भारत। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो विवरणात्मक या वर्णनात्मक निबंधों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वर्णनात्मक या विवरणात्मक निबंध में हम होली, दिवाली, यात्रा वृत्तांत, मेरा भारत, इस प्रकार के टॉपिक्स को सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार के शीर्षक वर्णनात्मक ढंग से या विवरणात्मक ढंग से लिखे जाते हैं। दूसरा प्रकार आपका आता है आख्यानात्मक निबंध। दूसरा प्रकार आता है आख्यानात्मक निबंध। आख्यानात्मक, अब इस आख्यान से आपको पता चल गया होगा आख्यान का अर्थ क्या होता है। आख्यान का अर्थ होता है कहानी, कहानी होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कहानी। इस आख्यान का मतलब है कहानी। ठीक है, और ये कहानी किसकी होती है, एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति के ऊपर आधारित जितने भी निबंध होते हैं, एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित जितने भी निबंध होते हैं वे आख्यानात्मक निबंध होते हैं। उस व्यक्ति की जीवनी लिखी जाती है उन निबंधों में, उसके व्यक्तित्व, तो इस व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम विश्लेषण करते हैं, व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण करते हैं, व्यक्तित्व का महत्व बताते हैं, और उस व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पर हम प्रकाश डालते हैं। तो ये हमारा आख्यानात्मक निबंध कहलाता है। यानी कि किसी भी घटना को, किसी भी घटना को हम कहानी के टाइप में उसका वर्णन कर देते हैं, तो वो आख्यानात्मक निबंध कहलाता है। उसमें उसकी सामाजिक, शारीरिक इस व्यक्ति की व्यक्तित्व और शारीरिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला जाता है। जैसे हमने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर पर हमें निबंध लिखना है या महात्मा गांधी पर हमको निबंध लिखना है, तो ये इनके जीवन पर आधारित निबंध होते हैं। हम महात्मा गांधी बूढ़े से थे, डंडा हाथ में था, कमर झुकी हुई थी, धोती पहनते थे, तो इस प्रकार उनके व्यक्तित्व का गठन हम कर देंगे और उनकी शारीरिक स्थिति का भी वर्णन, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन भी हम कर देंगे। तो ये आपके आख्यानात्मक निबंध हो जाते हैं। तीसरा प्रकार है विचारात्मक निबंधों का। तीसरे प्रकार के जो निबंध होते हैं वो विचारात्मक निबंध होते हैं। अब जैसा कि लिखा विचारात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध यानी हम अपने विचारों या भावों को उसमें प्रकट करते हैं, विचार प्रकट करते हैं। किसी ऐसा एक टॉपिक जिसमें केवल अपने खुद के विचार प्रकट करने होते हैं, किसी अन्य के विचारों को नहीं प्रकट करना होता, खुद के विचारों को प्रकट करना होता है। जैसे कि नारी की स्थिति, हमारे देश में नारी की स्थिति खुद के विचारों से लिख सकते हो ना, कोई दूसरा कहेगा उसके आधार पर नहीं लिखना आपको। खुद के विचार से आप क्या हैं, आपके हिसाब से, मतलब आपकी जो नारी स्थिति इस देश की है, भारतवर्ष की, वो आपको लिखना है। नारी शिक्षा पर बल देना, ये भी निबंध आएगा। जैसे नारी शिक्षा पे बल देना, तो उसको अपने विचारों के आधार पे लिखना है। तो ये आपके विचारात्मक निबंध हो जाते हैं। विचारात्मक निबंध 2 प्रकार के होते हैं, तो इनका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, नारी और शिक्षा। भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारतीय नारी की स्थिति, ये सब विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत आने वाले शीर्षक हैं। और ये 2 प्रकार के निबंध जो होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इधर का मिटा रहे हैं। विचारात्मक निबंध जो हैं
ये दो प्रकार के आपके निबंध होते हैं। विचारात्मक निबंध दो प्रकार के होते हैं, एक तो भावात्मक होते हैं, भावात्मक निबंध, और दूसरा जो होता है भावात्मक या भाव प्रधान, और दूसरा जो होता है वो आपका तर्क प्रधान या तार्किक होता है, तर्क प्रधान। अब जो भावात्मक निबंध होते हैं, भावात्मक या भाव प्रधान निबंध होते हैं, वो कैसे होते हैं? इसमें लेखक भावुक शैली का प्रयोग करता है। ये भावुक शैली में लिखे गए निबंध होते हैं, ये भावुक शैली में लिखे गए निबंध होते हैं जिसमें लेखक अपने विचारों को भावुकता के साथ प्रकट करता है। तर्क प्रधान, तर्क प्रधान, तर्क के साथ इसमें तर्क और प्लस प्रमाण दोनों प्रकट करने होते हैं। इसमें लेखक को तर्क और प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं। यह तार्किक निबंध होता है, ठीक है। तर्क प्रधान निबंध वो होते हैं जिसमें एक लेखक या विचारक अपने विचारों को प्रकट करता है तर्क के साथ, फिर उसके युक्त प्रमाण भी प्रस्तुत करता है। वो आपका विचारात्मक निबंध के अंतर्गत तर्क प्रधान निबंध आता है। तर्क प्रधान या भाव प्रधान आता है। तो ये तीन प्रकार ये हो गए, ठीक है। अब एक आता है व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक निबंध, ठीक है। व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक निबंध। चौथा हम देख लेते हैं व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक। व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक निबंध, इनमें क्या होता है? इनमें क्रमशः क्या होता है? घटनाओं का वर्णन होता है, ठीक है। घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन। इन निबंधों में घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन होता है, ठीक। तो और ये जो घटनाएं होती हैं उनमें श्रृंखला नहीं टूटनी चाहिए। इन घटनाओं में श्रृंखला नहीं टूटनी चाहिए। एक घटना दूसरी घटना से संबंधित होकर के पूरे निबंध में छाई हुई प्रतीत हो जानी चाहिए, ठीक। जैसे अर्थव्यवस्था या अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, इसके उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं तो ये हमारी हो जाती है अर्थव्यवस्था। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था पर निबंध आ जाए आपका, तो ये व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक निबंध होता है, ठीक है। ये व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक निबंध है। इसमें आपको विश्लेषण करना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, इसको कैसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था विकसित नहीं, इसके कारण क्या है, इसके निवारण क्या है। तो ये विश्लेषण आप करेंगे उसकी, एक से दूसरी घटना तारतम्यता के साथ क्रमानुसार संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। या अंतरराष्ट्रीय मुद्दे ले लीजिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, ठीक। अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं आपके, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे यानी कि जैसे आतंकवाद है, ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, तो आपको विश्लेषण करना है आतंकवाद के कारण और निवारणों का। तो ये विश्लेषणात्मक निबंध हो गए आपके। तो नहीं, ये तो थे निबंधों के प्रकार। हम अब बात करते हैं निबंध अच्छा कैसे लिखें। अब आती है बात जो मुख्य पॉइंट आपका है, निबंध अच्छा निबंध कैसे लिखें। अब निबंध अच्छा हो, ये अच्छा कैसे हो सकता है, ये सुंदर कैसे हो सकता है, निबंध को पढ़ने वाला आकर्षित कैसे होगा, निबंध में पढ़ने की उसकी जिज्ञासा बनी रहे। तो अब इसमें निबंधों में कुछ प्रयुक्त होने वाले कुछ विशिष्ट पद होते हैं, ठीक है। इन विशिष्ट पदों का आपको ध्यान रखना है, विशिष्ट पदों का ध्यान रखना है। ये विशिष्ट पद हैं क्या? सबसे पहले लोकोक्तियां, नंबर 1। आपके निबंधों में, एक अच्छे निबंध में कुछ लोकोक्तियों का भी प्रयोग होता है। तो सबसे पहला लोकोक्तियां। लोकोक्तियां, घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। ये सब क्या है? लोकोक्तियां हैं। तो इन लोकोक्तियों का भी समावेश एक अच्छे निबंध में होता है। फिर हमें किनका समावेश कर देना है? सूक्तियों का भी समावेश करना है, सूक्तियों का भी समावेश करना है। ये सूक्तियां सिर्फ हिंदी की ही नहीं अपितु किसी भी भाषा की हो सकती हैं।
आपके यहाँ जैसे भाषा चलती है, 4 भाषाएं चलती हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। ये मुख्य रूप से आपके हिंदुस्तान की बेहतरीन भाषाएं हैं। इनमें लोग इन भाषाओं को जानते समझते हैं, तो इन भाषाओं का प्रयोग हमें सूक्तियों में कर देना चाहिए। संस्कृत की सूक्तियां उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पे उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये आपकी संस्कृत की उक्ति हो गई। आपको हिंदी की भी उक्ति लिखना है, विद्या ही मनुष्य का श्रेष्ठ रूप है, श्रेष्ठ आभूषण है। ठीक इस प्रकार की हिंदी की उक्तियां हो गई। अंग्रेजी, टू एरर इज ह्यूमन, गलतियां इंसान से होती हैं। अब आपको उर्दू में लिखना है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो इस प्रकार की जो सूक्तियां हैं, आपको इन 4 भाषाओं में कोई भी सूक्तियां आप लिख सकते हैं। ठीक है। ईश्वर की आस्तिकता और अनास्तिकता में आपको अगर संबंध दिखाना है तो आप उर्दू की एक सूक्ति का प्रयोग कर सकते हैं कि काबा नसी मिले तो कहें उसका दर्द, काबा नसी मिले तो कहें उससे दर्द दिल, काबे के ईंट पत्थर चूने से क्या कहें। जैसे कबीरदास जी ने कहा था, पाथर पूजे हर मिलें तो मैं पूजो पहाड़। ठीक है। उसी प्रकार उर्दू का भी एक शायर कहता है कि काबा नसी मिले तो कहें उससे दर्द दिल, काबे के ईंट पत्थर चूने से क्या कहें। तो इस प्रकार हम सूक्तियों का समावेश करके भी अपने निबंध को आकर्षक बना सकते हैं, अपने निबंध को बेहतरीन बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। फिर तीसरी बात आती है, तीसरा पॉइंट आता है। तीसरे में क्या लिखना, कुछ श्लोक, संस्कृत के कुछ श्लोकों का भी प्रयोग करके, श्लोकों का प्रयोग करके, ठीक है, श्लोकों का प्रयोग करके भी हम उस निबंध को बेहतरीन और आकर्षक बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। फिर बात आती है महापुरुषों के वचन। महापुरुषों के वचन, कुछ महापुरुषों के वचनों को भी हमें समाहित कर लेना है अपने निबंध में। वो जिस प्रकार का शीर्षक होता है उस प्रकार के वचनों को समाहित किया जाता है। जैसे उठो जागो और लक्ष्य पाने तक मत रुको, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त पुरुषायुषम, उठो जागो और अपने बड़ों से ज्ञान प्राप्त करो। तो इस प्रकार महापुरुषों के वचन, जैसे कि आर्थिक स्थिति पे अगर कोई निबंध आता है तो अमेरिका के एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि आप गरीब पैदा हुए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अगर आप गरीब मर जाएं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। तो महापुरुषों के वचनों को भी हम समाहित कर लेंगे। कुछ ग्रंथों से भी हम सूक्तियां ले सकते हैं, गीता के उपदेश ले सकते हैं, रामचरितमानस की पंक्तियां ले सकते हैं, कोटेशन ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने निबंध को बहुत ही आकर्षक, सुंदर, सुसज्जित रूप से पाठकों के सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं और एक अच्छे निबंध लेखक बन सकते हैं, क्योंकि निबंध गद्य की कसौटी है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कैसा लगा आज का वीडियो हमें अवश्य बताएं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर अच्छा निबंध कैसे लिखें, तो आज हमने उस टॉपिक को भी बता दिया है। इस प्रकार आप जानिए, समझिए और अच्छा निबंध लिखने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।